12th class student, it's your first chapter, it's a revision video. ओके स्टूडेंट, इसमें आप रिवाइज करेंगे चैप्टर को। सबसे पहले चैप्टर का नेम ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ। ईंटें क्या होती हैं? जिनसे हम मकान बनाते हैं। मनके, जो मनके छोटे छोटे होते हैं जो गले में पहने जाते हैं या पशुओं को पहनाए जाते हैं। अस्थियाँ यानी कि जो लोग मर जाते हैं, जिनकी डेथ हो जाती है, उनके जो अस्थि पिंजर होते हैं, उनकी जो हड्डियाँ होती हैं, उनसे हमें क्या जानकारी मिलती है। ठीक है। फिर है हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता के अंदर में पाए गए ईंटें, मनके और अस्थियों के बारे में हम पढ़ेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमें इनसे क्या चीज़ें पता चलती हैं। तो इस चैप्टर के अंतर्गत आप पढ़ेंगे आरंभ। तो हड़प्पा सभ्यता का आरंभ कब हुआ, सबसे पहले हम ये जानेंगे। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। आपको याद रखना है, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। इसका काल निर्धारण जो है वो 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व के बीच में निर्धारित किया गया है। 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच निर्धारित किया गया है। इस सभ्यता के मुख्य जो केंद्र हैं वो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, धोलावीरा, कालीबंगन आदि। ठीक है। अब है कि ये जो हड़प्पा कालीन सभ्यता है, इसकी जानकारी हमें सबसे पहले कहाँ से मिलती है। तो हड़प्पा की जो मोहरें हैं, हड़प्पा सभ्यता की जो महत्वपूर्ण जानकारी देती हैं। सेल खड़ी नामक पत्थर से बनी इन मोहरों पर एक ऐसी लिपि के चिन्ह मिले हैं जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है बेटा। हड़प्पा सभ्यता से पूर्व की बस्तियां प्राय छोटी होती थी। इनमें कृषि तथा पशुपालन होता था। तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, उस समय पर जो लोग रहे होंगे, वो उनका जीवन निर्वाह करने के क्या तरीके थे, वो कौन सा ऐसा काम करते थे, कौन कौन से काम करते थे जिससे कि जीवन के लिए जरूरी संसाधन वो जुटा सकें। तो इसमें सबसे पहले आया हमारे पास निर्वाह के तरीके में कृषि और कृषि प्रौद्योगिकी, यानी कि जो वो कृषि करते थे उसमें कौन सी तकनीक का वो इस्तेमाल करते थे। ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी जो तकनीक है उसका इस्तेमाल करते थे वो लोग। यहाँ पर क्या होता था कि एक हल पाया गया है। हाँ, हल को देखकर, खिलौना हल है जिसको देखकर हमें पता चलता है कि यहाँ पर जो हल के द्वारा जो है वो कृषि की जाती थी। ठीक है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि मोहनजोदड़ो के अंदर जो नियोजित शहरों की एक शहर की जो श्रृंखला मिली है, उसमें किस तरह के मकान बने हुए थे, क्या वो पूर्व नियोजित थे, क्या उनको नक्शे की तरह बनाया गया था, उनमें नालियों की व्यवस्था किस प्रकार की थी, जो गृह स्थापत्य है यानी कि जो मकानों की स्थापत्य कला है, मकानों को बनाने का जो तरीका है वो किस तरह का था। फिर है दुर्ग, जो उस समय के दुर्ग हैं, किले हैं, उनका निर्माण किस तरह से किया गया था। तो यहाँ पर आप पढ़ेंगे कि हड़प्पा सभ्यता से पूर्व की बस्तियां प्राय छोटी होती थी। इनमें कृषि तथा पशुपालन होता था। फिर है अफगानिस्तान के शोतुगई नामक पूरा स्थल से हड़प्पा सभ्यता में नहरी सिंचाई के अवशेष मिले हैं, यानी कि से हमें पता चलता है कि उस समय पर नहरों के पानी के द्वारा सिंचाई की व्यवस्था की गई थी। हड़प्पा के पुरा स्थलों से मिले अनाज के दानों तथा पशु पक्षियों की हड्डियों से, हड्डियां वर्ड आया था, आपने देखा था ना, अस्थियां वर्ड आया था। तो हड्डियों से हड़प्पाई लोगों के भोजन की जानकारी मिलती है। हड़प्पा काल में बर्तन, पत्थर, धातु, मिट्टी से बनाए जाते थे। बलुआ पत्थर से बनी चक्कियां भी मिली हैं। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया शहर हड़प्पा था, परंतु इस सबसे महत्वपूर्ण शहर मोहनजोदड़ो था। मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहर था। हमने देखा ना कि मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहर कैसे था। मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहर था। यहाँ की गलियाँ पक्की थी और यहाँ की गलियाँ व सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ठीक है। मकान पक्की ईंटों के बने हुए थे जो नगर के निचले हिस्से में थे। गंदे पानी की निकासी के लिए नालियाँ बनी हुई थी। फिर है मोहनजोदड़ो के दुर्ग पर एक विशाल जलाशय, माल गोदाम, जहां पर सामान को लंबे समय तक भर के रखा जाता था। कुछ अन्य महत्वपूर्ण संरचनाएं मिली हैं जिनका प्रयोग सार्वजनिक रूप से किया जाता था। कि वहां पर एक इतना बड़ा तालाब मिला है कि उसको देख के ऐसा लगता है
कि यहाँ पर पूरा समुदाय जो है, पूरा जो हड़प्पा शहर यहाँ पर बसा हुआ है। यहाँ पर क्या है, मोहनजोदड़ो के अंदर ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा जो शहर है वो किसी विशेष समारोह आदि में इसे जलाशय के अंदर जो है स्नान वगैरह करते थे। ठीक है। फिर है हड़प्पा में कुछ शवदान भी मिले जिनमें मृतकों को दफनाया गया है। ये एक प्रकार के गर्त है जहाँ शवों के साथ दैनिक प्रयोग की कुछ अन्य वस्तुएं भी रखी गई हैं। हड़प्पा में कुछ शिल्पों में मनके बनाना, शंख की कटाई करना, धातु मोहरे तथा बाट बनाना आदि शामिल थे। शंख से चूड़ियाँ बनाई जाती थी, करछियाँ बनाई जाती थी और पच्चीकारी की वस्तुएं बनाई जाती थी जिनके ऊपर महीन नक्काशी की जाती है। ठीक है बेटा। तो कार्नियल जहाँ पर औजार और मनके के चित्र कुछ आपकी NCERT बुक में दिए गए हैं, वहाँ से आप देखेंगे। कार्निलियन का लाल रंग प्राप्त करने के लिए पीले रंग के कच्चे माल तथा मनकों को उत्पादन के विभिन्न चरणों में आग में पकाया जाता था। पत्थर के पिंडों को पहले अपरिष्कृत आकारों में ही तोड़ लिया जाता था और फिर शल्क निकालकर इन्हें अंतिम रूप दिया जाता था। आखिरी चरण में मनकों की घिसाई की जाती थी और इनमें छेद किए जाते थे। इन पर पॉलिश होने के बाद मनके तैयार हो जाते थे। ठीक है बेटा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारी जो चीज़ें हैं वहाँ से हमें मिली हैं। तो मोहनजोदड़ो का यहाँ पर क्वेश्चन बन रहा है, मोहनजोदड़ो की कुछ विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर एक नियोजित शहर है, 2 हिस्सों में बटा हुआ है, निचला शहर और ऊपरी शहर। तो जो निचला शहर है, जो आम लोग हैं वो निचले इलाकों में रहते थे और जो मुखिया होता था या राजा होता था वो ऊपरी जो किसी भी पहाड़ी के ऊपर बना हुआ जो किला होता था वहाँ पर रहते थे। ठीक है। नियोजित जल निकासी थी। हड़प्पा सभ्यता के शहरों में चौड़ी चौड़ी नालियाँ बनी हुई थी जिससे साफ सुथरा जल का प्रबंध जो है वो होता था और नालियों को भी साफ रखा जाता था। पानी की समुचित व्यवस्था की गई थी। ठीक है। और दूसरा है कि जो मुख्य नाले थे वो गारे में जमाई गई ईंटों से बने थे और उन्हें ऐसी ईंटों से ढका गया था जिन्हें सफाई के समय हटाया जा सके। घरों की नालियां पहले एक होदी तथा मलकुंड में गिरती थी। पानी का ठोस पदार्थ वहां जमा हो जाता था और गंदा पानी गली की नालियों में बह जाता था। इस प्रकार गंदा पानी नगर से बाहर निकल जाता था। मैके के अनुसार यह निश्चित रूप से अब तक खोजी गई सबसे अधिक सुविधाजनक प्राचीन प्रणाली थी। ठीक है। फिर है आवास अथवा गृह स्थापत्य। मोहनजोदड़ो के निचले शहर में आवासीय भवनों का विस्तार था। इनमें कई आवासों के मध्य में एक आंगन बनाया गया था। चारों ओर कमरे बने हुए थे। आंगन खाना पकाने के लिए और कताई करने जैसी गतिविधियों का केंद्र रहा होगा उस समय पर। तो विशेषकर गर्म और शुष्क मौसम में आवासों का एक अन्य रोचक पहलू यह था कि इनका निर्माण करते समय लोग अपनी एकांतता को पूरा महत्व देते थे। फिर है कि हर घर का ईंटों के फर्श से बना अपना एक स्नानागार होता था। इनकी नालियां दीवार के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ी हुई थी। कुछ घरों में दूसरे तल या छत पर जाने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी। कई आवासों में कुएं थे। कुएं प्राय एक ऐसे कक्ष में बनाए गए थे जिसमें बाहर से आया जा सकता था। इसका प्रयोग संभवतः राहगीरों द्वारा किया जाता था। विद्वानों ने अनुमान लगाया है कि मोहनजोदड़ो में कुओं की कुल संख्या लगभग 700 थी। ठीक है। फिर है दुर्ग, माल गोदाम, विशाल स्नानागार। देखो, विशाल स्नानागार एक प्रमुख संरचना है जो वहाँ पर पाई गई है। विशाल स्नानागार दुर्ग के आंगन में बना एक आयताकार जलाशय है। चारों ओर से एक गलियारे से घिरा हुआ है। जलाशय के तल तक जाने के लिए ऊपरी तथा दक्षिणी भाग में 2 सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। जलाशय के किनारों पर ईंटें जमा कर तथा जिप्सम के गारे का प्रयोग करके जलबद्ध किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये। विशाल स्नानागार की संरचना जो है 5 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है या 3 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है। इसके तीनों और कक्ष बने हुए, इनमें से एक कक्ष में एक बड़ा कुआं है। जलाशय से पानी एक बड़े नाले में बह जाता था। इसके उत्तर में एक गली के पार अपेक्षा करते एक छोटी संरचना बनी हुई थी जिसमें 8 स्नानाघर बनाए गए थे। एक गलियारे के दोनों ओर 4-4 स्नान घर बने थे।
प्रत्येक स्नाना घर से नालियाँ गलियारे के साथ साथ बने एक नाले से मिलती थी। विद्वानों का मत है कि विशाल स्नानाघर का प्रयोग किसी विशेष अनुष्ठानिक स्नान के लिए किया जाता था। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपने और ज़ोर दे के करना है, ठीक है बेटा। बाकी कल करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।